हाय सर, आप यहाँ रहते हैं? चंचल पुकार सुनकर मैंने पीछे गर्दन घुमाई तो जीन्स टॉप में एक आकर्षक लड़की को देख हैरान रह गया। मैं अनिमा, आपकी क्लास में पढ़ती हूँ, 3rd ईयर। ओह हाँ, आज ही तो मैंने पहली क्लास ली थी। लड़की अब मुझे पहचानी सी लगने लगी थी। मैं आपके सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ, अब तो हम मिलते रहेंगे। यू आर सो गुड, सो हैंडसम। वह हाथ हिलाकर चली गई। मैं अवाक खड़ा उसे ताकता रह गया। भला पहली ही मुलाकात में कोई इस तरह कमेंट कर सकता है, और वह भी अपने गुरु से? खैर मुझे क्या। सत्या के बाद मैंने तो वैसे भी अपने स्टूडेंट्स से एक दूरी बनाए रखने की ठान रखी है। सत्या मेरी डायरी का वह पन्ना है जिसे फाड़कर फेंक देने के बाद भी एक पतली सी लकीर के रूप में वह अपने अस्तित्व का एहसास कराता रहता है। साथ ही अपने से जुड़े अन्य पन्नों को भी ढुलमुल करता रहता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर मैंने नई नई लेक्चरशिप ज्वाइन की थी। सत्या मेरी प्रथम वर्ष की स्टूडेंट थी। पढ़ते पढ़ाते हम जाने कब एक दूसरे की नजरों को भी पढ़ने लगे। जब वह अंतिम वर्ष में आ गई और घर में उसकी शादी की बात चलने लगी, तब उसने मुझे चेताया। मेरा अपना कहने को ऐसा कोई नहीं था जो जाकर शादी की बात करता। माता पिता का देहांत हो चुका था और एकमात्र बड़ी बहन परिवार सहित विदेश में बस चुकी थी, जिससे कम ही संपर्क हो पाता था। लिहाजा मैं स्वयं ही जाकर उसके माता पिता से मिला, लेकिन उन्होंने इस रिश्ते को सिरे से नकार दिया। मेरी जाति, परिवार, नौकरी, कुछ भी तो उन्हें पसंद नहीं था। बिजनेसमैन पिता ने बेटी के लिए बिजनेसमैन दामाद ढूंढकर उसका ब्याह रचा दिया। आम प्रेम कहानियों की तरह मेरी प्रेम कहानी को भी पूर्ण विराम लग गया। उसके बाद कुछ रिश्ते आए, लेकिन मेरी अरुचि देख सबने हाथ झाड़ दिए। तब से मैंने अपनी स्टूडेंट से एक खास दूरी बनाए रखना शुरू कर दिया है। वैसे भी अब इन सब बातों की उम्र नहीं रही, लेकिन यह लड़की, बाप रे बाप, पहले दिन से ही सिर पर छड़ी आ रही है। एक से एक चुस्त और आकर्षक पहनावे में वह मेरे सामने आ धमकती। एक दिन तो रात को 10 बजे घंटी बजा दी। ये आज वाला टॉपिक कुछ समझ नहीं आया सर, जरा फिर से समझा दीजिए। मैं हड़बड़ा गया, फिर संभल कर बोला, अभी मैं कुछ आवश्यक नोट्स बना रहा हूं, कल क्लास में समझ लेना। धड़ से दरवाजा बंद कर मैंने अपना पसीना पोंछा। अगले दिन कक्षा में 15 मिनट लगाकर मैंने वह टॉपिक फिर से समझाया। स्टूडेंट्स एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे, तो मैंने सफाई दी। कुछ बच्चों को कल यह टॉपिक समझ में नहीं आया था, इसलिए दोबारा बता रहा हूं। क्लास से बाहर निकलते वक्त आगे भीड़ में जाती अनिमा से मैंने पूछा, क्यों, आज आ गया समझ में? मुझे तो कल ही आ गया था। उसने लापरवाही से गर्दन झटकी और चलती बनी। मेरा खून खौल उठा। यह लड़की अपने आप को समझती क्या है? इसके तो घर पर शिकायत करनी पड़ेगी। बित्ते भर की है और बाप की उम्र के आदमी से मस्खरी करती है। शाम को बाजार होते हुए घर लौटा तो अनिमा एक तश्तरी में डोसा सजाए मेरा इंतजार कर रही थी। उसकी हिम्मत देख मैं हैरान था। यह लड़की किस मिट्टी की बनी है? इसे कुछ भी कहना सुनना खुद का दिमाग खराब करना है। लेकिन प्रत्यक्ष में मैंने इतना ही कहा, मुझे नहीं चाहिए। ले लीजिए, मैंने घर पर बनाया है। सामने से एक मधुर आवाज गूंजी। मैंने आवाज की दिशा में सिर उठाया। कशीदे का प्याजी पटियाला सूट, उस पर गुलाबी दुपट्टा डाले एक सौम्य मूर्ति को सामने वाले फ्लैट के दरवाजे पर देख मैं हैरान रह गया। मेरी ममा। इतने दिनों में अन्निमा की मां से पहली बार मेरा आमना सामना हुआ था। मैं अपलक उन्हें निहार रहा था। सादगी, सौम्यता और सुंदरता की देवी मानो साक्षात मेरे सामने आ खड़ी हुई थी। सर, डोसा ठंडा हो रहा है। अनिमा ने चेताया तो मैंने चुपचाप उसके हाथों से तश्तरी थाम ली। फिर तो ये रोज का सिलसिला हो गया, कभी गाजर का हलवा तो कभी छोले भटूरे। उनका एक न एक बर्तन हर वक्त मेरे यहाँ पड़ा रहता। एक बार मैंने संकोचवश मना भी किया, देखिए ये रोज रोज अच्छा नहीं लगता। मैं तो आपको कुछ भी नहीं भेज पाता। क्या हर चीज कुछ पाने की आस में ही दी जाती है? इंसान अपने आत्मसंतोष के लिए किसी से कुछ नहीं बांट सकता। मैं और अनु तो आपको अपना समझकर ये सब कुछ पकड़ा जाते हैं। आपको यदि नहीं पसंद है तो ठीक है, नहीं नहीं चलने दीजिए। मैं यकायक बोल उठा था। शायद इसी को इमोशनली ब्लैकमेल होना कहते हैं। अनिमा पर भी अब मुझे गुस्सा नहीं आता था, बल्कि उसकी छेड़छाड़ मस्खरी का मैं भी आनंद उठाने लगा था। मुझे यहाँ आए महीना भर होने वाला था, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि अभी तक अनिमा के पापा को मैंने नहीं देखा था। शायद दूसरे शहर में नौकरी करते हों।
वैसे तो नीलिमा जी यानी अनिमा की मम्मी से भी मेरी मुलाकात कम ही हो पाती थी। मेरे कॉलेज जाने के बाद वे बैंक निकलती थीं और शाम को बाजार का काम निपटाते हुए काफी देर से घर लौटती थीं, जबकि मैं दोपहर को ही लौटकर घर में बंद हो जाता था। अपनी अध्ययनशील और एकाकी प्रवृत्ति के कारण किसी से घुलने मिलने का मेरा स्वभाव नहीं था। यह तो अनिमा का खिलंदड़पन ही था, जिसने जबरदस्ती मुझे उस परिवार से हंसने बोलने को मजबूर कर दिया था, या शायद कहीं बहुत अंदर दुबका हुआ नीलिमा जी के प्रति एक चोर आकर्षण। जो भी हो, उस परिवार के प्रति मैं एक गहन अपनत्व महसूस करने लगा था। अनिमा की परीक्षाएं समाप्त हुईं तो वह छुट्टियां बिताने अपने नाना नानी के पास सोलन चली गई। जाने से पूर्व मुझे सूचित करने आई। मुझे उदास देख बोली, उदास मत होइए सर, ममा यहीं हैं। उनके बैंक में छुट्टी नहीं है। उसकी दबंगता से हैरान मैं उसे ताकता रह गया। इस लड़की के मन में आखिर है क्या? कॉपी वगैरह चेक करने मुझे रोज ही कॉलेज जाना पड़ता था। एक दिन शाम को बाजार में सब्जी खरीदते वक्त नीलिमा जी से मुलाकात हो गई। लौटते हुए हम साथ हो लिए। घर आने पर उन्होंने चाय का प्रस्ताव रखा तो मैं इनकार न कर सका। शायद इसी बहाने उनके पति के बारे में कुछ पता चले। वे ताला खोलने लगीं तो मैं पूछ बैठा, अनिमा के पापा शायद बाहर जॉब करते हैं? उनके मनोभाव देखकर लगा मैंने कोई अप्रिय बात पूछ ली है, लेकिन तीर कमान से निकल चुका था। मैंने बात को संभालने का प्रयास किया। कभी देखा नहीं, इसीलिए पूछ लिया। गैस पर चाय चढ़ाते हुए वे निर्विकार भाव से बोली, वे अब हमारे साथ नहीं रहते क्या? मैं चौंक उठा। इस उत्तर की तो मैंने कल्पना ही नहीं की थी। निशांत जी, किसी भी इंसान को जिंदगी में सारे सुख तो नहीं मिल सकते ना। अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं। बहुत लाड़ प्यार से उन्होंने मुझे पाला, ऊंची शिक्षा दिलाई, अच्छी नौकरी मिल गई, फिर अच्छा घर परिवार देखकर उन्होंने मेरी शादी भी कर दी। पर चाय तैयार हो गई थी। हम अपने अपने कप लेकर बैठक में आ गए। जयेश की और मेरी निभ नहीं पाई। किसी एक के साथ बंधकर रहना उसे पसंद ही नहीं था। मैंने निभाने की बहुत कोशिश की। अनिमा उसी का परिणाम है। मैं सोचती थी बच्चे के आने से वे सुधर जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पता नहीं मेरा भाग्य खराब था या मुझ में ही कुछ कमी थी। नहीं नहीं, आप तो बहुत अच्छी हैं, बहुत। मैंने अपनी जीभ काट ली। मुझे यह सब नहीं कहना चाहिए। नीलिमा जी ने मेरी बात पर गौर नहीं किया। वे तो अपनी ही धुन में बोले चली जा रही थीं। मम्मी पापा को दुख होगा, इसलिए बहुत सालों तक मैंने ये बातें छिपा कर रखीं। निशांत जी, हम और हमारा समाज कितना भी प्रगतिशील होने का दंभ भर ले, लेकिन सच तो यही है कि नारी चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित, घरेलू हो या कामकाजी, किसी न किसी रूप में घरेलू हिंसा की शिकार होती ही रहती है और अपने झूठे आत्मसम्मान की खातिर उसे छुपाए भी रखती है। अनिमा बड़ी हो रही थी। उससे और अपने मम्मी पापा से मैं कब तक हकीकत छुपाती? मेरी सहन शक्ति भी अब जवाब देने लगी थी, और जब एक दिन पानी सिर से ऊपर उठ गया तो मैं अनिमा को लेकर मम्मी पापा के पास चली गई। तलाक का नोटिस भिजवा दिया गया। जयेश तो छुटकारा चाहते ही थे। जल्दी ही हमारा तलाक हो गया। उन्होंने तो दूसरी शादी भी कर ली और अब शायद उस बीवी से भी खटपट चल रही है। मम्मी पापा ने वहीं नौकरी कर लेने का बहुत दबाव डाला, पर मैं अनिमा को लेकर फिर यहीं लौट आई। मैं क्यों बुजदिलों की तरह भागूं या मुंह छुपाऊं? 24 घंटे मम्मी पापा की आंखों के सामने रहकर क्यों उनकी सेहत खराब करूं? भरसक प्रयास करके भी वे मुझे दूसरी शादी के लिए राजी नहीं कर पाए। मैं कहती रही, अब तो अनिमा बड़ी हो रही है, उसकी शादी करेंगे। पर नीलिमा जी का मोबाइल घनघना उठा। अनिमा का ही फोन था। तुझे ही याद कर रही थी। शैतान को याद किया और शैतान हाजिर। माँ बेटी की वार्ता लंबी चलेगी सोचकर मैंने इशारे से जाने की इजाजत ले ली, पर लौटकर भी मैं देर तक उन्हीं के बारे में सोचता रहा। नीलिमा जी के प्रति दिल सहानुभूति से भर उठा था। यह सहानुभूति थी या कुछ और कह नहीं सकता, पर उनके प्रति दिल में श्रद्धा, प्यार, आकर्षण जो कुछ भी था वह पहले से कई गुना बढ़ गया था। अनिमा लौट आई थी और साथ ही लौट आई थी उसकी चुलबुली शरारतें, मस्ती, चिढ़ाने की जिद। नीलिमा जी ये सब देखती तो अकेले में मुझसे क्षमा मांग लेती। अनु आपको बहुत सताती है, पर दरअसल वह मन ही मन आपको बहुत पसंद करती है, और जिसे वह पसंद करती है उससे ऐसे ही मस्ती करती है। फिर बेचारी है भी तो कुछ ही दिनों की मेहमान।
कल को चली जाएगी तो उसकी बातें, शरारतें ही तो शेष रह जाएंगी। वे अचानक गंभीर होकर आगे बढ़ जाती तो मैं भी भावुक हो उठता। सच में बेटी को पराई अमानत समझकर पालना और फिर शादी करके विदा करना कितना कष्टप्रद होता है। अनिमा अब कम नजर आने लगी थी। कॉलेज भी कभी कभार ही आती। काम वाली बाई ने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। एक दिन अपने घर के दरवाजे पर खड़ी दिख गई तो मैंने पूछ लिया, आजकल कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? महीने भर बाद तो परीक्षाएं हैं। मैं और ममा अगले सप्ताह नाना नानी के पास जा रहे हैं। वापस कब लौटोगी? मैं तो अब नहीं लौटूंगी। मेरी डोली जो उठने वाली है। तुम्हारी मस्ती फिर से शुरू हो गई। मैं मस्ती नहीं कर रही। मैं अब सचमुच नहीं लौटूंगी। लेकिन जाने से पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा। मेरे जाने के बाद आप मेरी ममा का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसकी आंखें भर आई थीं। मैं चौंक गया। हे अनु, क्या सचमुच तुम्हारी शादी हो रही है? मुझे बताया ही नहीं। पर एग्जाम तो दे देती, ऐसी भी क्या जल्दी है? मेरी बात को अनसुना करते हुए उसने कस कर मेरा हाथ पकड़ लिया। आप मेरी मम्मा का ख्याल रखेंगे ना? उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे ना? प्रॉमिस कीजिए प्लीज। उसका जुनून देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। ये इसे हो क्या गया है? उसकी संतुष्टि के लिए मैंने उससे वादा कर दिया। हाँ, मैं तुम्हारी मम्मा का पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम भी मिलने आती रहना। वह चैन की सांस लेकर अंदर चली गई। मैं चेहरे पर नासमझी के भाव लिए कॉलेज चला गया। लेकिन मैंने निश्चय कर लिया कि नीलिमा जी से बात करूंगा कि वे अनिमा को परीक्षा जरूर दिलाएं। इतनी पढ़ी लिखी होकर वे भला अपनी बेटी के भविष्य के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकती हैं? दोपहर में घर लौटा तो नीलिमा जी कॉरिडोर में ही नजर आ गईं। वे मोबाइल पर बात कर रही थीं। हाँ मम्मी, सारी पैकिंग कर ली है। पर इस पगली को देखे ना, फिर से वही जिद लेकर बैठ गई है। आपको मेरी बात माननी होगी। मेरे जाने के बाद आप अकेली नहीं रहेंगी। मैंने आपके लिए ये ढूंढ लिया है। मैंने आपके लिए वो बात कर ली है। जाने क्या बड़बड़ाती रहती है। बड़ी मुश्किल से डांट कर सुलाया है। इसीलिए तो बाहर आकर बात कर रही हूं। मुझे आते देखकर वे चुप हो गईं। अच्छा, बाद में बात करते हैं, कहकर उन्होंने फोन काट दिया। आप लोग सोलन जा रहे हैं? हाँ, मम्मी पापा ने इसी प्रॉमिस पर हमें यहाँ छोड़ा कि एक तो अनिमा हर छुट्टियों में उनके पास जाकर रहेगी और दूसरे उसकी विदाई वहीं से होगी। उनकी आंखें भीग गई थीं। मैं समझता हूं आपकी और उसकी भावनाओं को, पर अनिमा के एग्जाम तो हो जाने देती। ऐसी भी क्या जल्दी है शादी की? शादी? किसकी शादी? नीलिमा जी हैरत से मुझे देखने लगीं तो मैं चकरा गया। कहीं उस लड़की ने मुझे फिर से बेवकूफ तो नहीं बना दिया? अनिमा की और किसकी? ओह माय गॉड! नीलिमा जी ने अपना सिर थाम लिया। मैं समझती रही आपको सब पता है। क्या? मैं असमंजस के भाव लिए उनका मुंह ताक रहा था। अनु को ब्लड कैंसर है। सोलन में हमारे परिचित डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। यहां भी मैं उसे डॉक्टर को दिखाती रहती हूँ। बीच में वह ठीक भी होने लगी थी, पर फिर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तब हमने यही निश्चय किया कि अंत समय में उसे सोलन ले चलेंगे। वहीं से उसकी अंतिम विदाई। वे फफक पड़ी। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। संजा शून्य हो गया था मैं। दुनिया में मुझसे बड़ा बेवकूफ और कौन होगा? नीलिमा जी को धैर्य बंधाने का भी मुझे होश नहीं रहा। बस अनिमा और अनिमा ही मेरी आंखों के आगे तैर रही थी। खिलखिलाती मस्ती करती, मुझे लुभाने का प्रयास करती, मेरी परीक्षा लेती, मुझसे वादा लेती। उसकी हर हरकत में छुपा हुआ सच मेरे औघड़पन की खिल्ली उड़ा रहा था।